कैसे आप एडवाइस करोगे कि नाउ आई हैव टू लाइक इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, व्हाट वुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन आइडेंटिफाइंग द बेस्ट म्यूचुअल फंड? एंड एक एग्जांपल्स के साथ अगर आप ले सकते हो कि ठीक है, कौन से बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में लाइक कैसे आइडेंटिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यू हैव टू नैरो डाउन योर ऑप्शंस, क्योंकि ना द आयरनी इज कि म्यूचुअल फंड्स आए थे बिकॉज देयर आर 5000 स्टॉक्स एंड एन इन्वेस्टर डजंट नो किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नाउ देयर आर 6000 म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो दे बिकेम अ बिगर प्रॉब्लम देन द प्रॉब्लम दे वर सॉल्विंग। So there are a lot of options. तो first you know how to narrow it down. तो आपको narrow down इसको ऐसे करना है, knowing what categories in general are not good. तो जैसे mid cap funds having a basket of only 150 stocks doesn't make much sense. You can probably get rid of that category. All sectoral or thematic funds highly volatile, highly risky and defeats the purpose of mutual funds. क्योंकि मुझे क्या लगता है, sector या thematic funds ये बोलते हैं कि you can only invest in top 20 say pharma stocks. But I think this defeats the purpose of mutual fund, क्योंकि अगर एक retail investor को an expert is saying कि तुम मुझे बताओ कौन से सेक्टर में पैसा लगाना है, तो भाई मैं आपको पैसा क्यों दे रहा हूं? अगर मुझे सेक्टर पता होता तो आई एम 99% श्योर कि मुझे फिर शेयर भी पता होता। मुझे सेक्टर या मुझे थीम्स कौन सी फ्यूचर में अच्छा करेगी ये नहीं पता, पार्टली इसलिए भी तो मैं आपके पास आया हूं। So when a retail investor is investing in a thematic or a sector fund, one, he's saying the fund manager कि I know more and you don't know where to invest. So that defeats the purpose. And second, if you're very confident about the sector कि इसी में growth आएगी, then you also know the best companies of that sector if you're that aware. So remove all sector funds and all thematic funds doesn't make any sense. And it's highly promoted by the AMCs, by the way. It's a ग्रेट मनी चर्नर। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है इसीलिए। एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा लेते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं इन अ वे। आई मीन आई एम बीइंग ओवरली सिंपलिस्टिक, लेकिन होता क्या है ना, अगर कोई मैं कहूँ आईटी फंड है या फार्मा फंड है, अब इनमें 50, 100, 200 कंपनियां ही लिस्टेड है मार्केट में, जिसमें से अगर मैं एक बेसिक स्क्रीनर चला दूं ना कि किसमें डेट कम है, किसमें प्रॉफिट ठीक ठाक है, किसमें प्रमोटर ठीक है, तो बचती ही 50 कंपनियां हैं। उन्हीं 50 को उन फंड को चुनना है। तो दीज आर सेमी पैसिव फंड जिसमें मेरे से एक्सपेंस रेशियो लिया जाता है इन इट्स इक्विवेलेंट टू एन एक्टिव प्रो फंड। एक्टिव फंड से भी ज्यादा लिया जाता है फ्लेक्सी कैप से, कि हम हाईली फोकस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेयर एज देयर जॉब इज कंसिडरेबली ईजियर, क्योंकि मैंडेट तो आपने यूजर से डिसाइड करवा दिया। बट इट्स अ ह्यूज, दैट्स व्हाई दीज आर वेरी वेरी प्रॉफिटेबल फंड। ऑल्सो क्या होता है ना, These अगर मैं पूरे म्यूचुअल फंड कैटेगरी को उठा लूं और बोलूं विच इज द बेस्ट फंड इन द लास्ट 3 years एंड आई कैन पिक एनी 3-year पीरियड, इन मोस्ट केसेस दीज सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स आर द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स इन द एंटायर मार्केट। क्योंकि अगर कैटेगरी चल गई तो एक डाइवर्सिफाइड फंड से बेटर ही परफॉर्म करेगा एक कॉन्सेंट्रेटेड फंड। तो एट इट्स पीक मैं अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ाता हूं और रिटेल पब्लिक पे डंप करता हूं ये सेक्टोरल फंड्स को, एंड जस्ट आफ्टर दैट और इन द सेम लाइन्स अगर मैं किसी भी 3-year पीरियड में ये ढूंढूं कि अक्रॉस कैटेगरीज विच आर द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स, वो भी हमेशा सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स होते हैं, क्योंकि कैटेगरी बिल्कुल ही पिट गई। तो अगर कोविड चल रहा है और मैंने कोई रिटेल कंजम्पशन ओरिएंटेड या ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर ओरिएंटेड थीमेटिक फंड बना दिया है कि इंडिया कंजम्पशन फंड, दैट विल डू हॉरिबल इन टाइम्स ऑफ कोविड, तो वो उस साल का सबसे खराब फंड हो जाएगा। तो दीज आर वेरी वेरी वॉलेटाइल फंड्स and this defeats the purpose of mutual funds. It puts all the burden on the investor and yet charges more fees. तो ये कैटेगरी पूरी हट गई। Then we come to balanced funds. अब balanced fund में ये होता है कि your money goes into gold, bonds and real estate. लेकिन अगर मैं प्योर बॉन्ड फंड लूं या मैं प्योर गोल्ड फंड लूं तो द एक्सपेंस रेशियो इज मच मच लेसर देन अ बैलेंस्ड फंड। लेकिन अ बैलेंस्ड फंड वुड यूजुअली चार्ज इक्वल और मोर देन अ फोकस्ड एक्टिव इक्विटी फंड, बिकॉज दे से हम 2 लेवल ऑफ डिसीजंस ले रहे हैं। हम ये ले रहे हैं कि कब पैसा किस एसेट क्लास में डालना है और देन हम उसको मैनेज कर रहे हैं, तो द फी इज हायर। तो हो क्या रहा है, मेरे 100 रुपए में से लग रहा है 30 ही रुपए इक्विटी में है, लेकिन पूरे 100 रुपए में आप मेरे से फंड मैनेजर का चार्ज ले रहे हो एज इफ माई एंटायर मनी इज गोइंग टू इक्विटी।
एंड व्हेन माय कंसिडरेबल मनी इज गोइंग इन डेट एंड गोल्ड, वहां पे इफ आई एम पेइंग हायर फंड मैनेजमेंट चार्जेस देन इट रियली हर्ट्स, क्योंकि वहां अल्फा जनरेट करना इज एनीवेज मोर डिफिकल्ट. गोल्ड में तो होना ही नहीं है, हार्डली होना है. तो एंड येट माई फीस आर हायर. तो बेटर स्ट्रैटेजी इज कि अगर आपको तीनों में डालना है, यू बाय अ डेडिकेटेड डेट फंड, यू बाय अ डेडिकेटेड गोल्ड ETF, और जो पैसा आपको इक्विटी में डालना है यू पुट दैट इन इक्विटी. तो पूरे हाइब्रिड बैलेंस्ड फंड्स, आई थिंक दीज आर वन ऑफ द मोस्ट aggressively marketed funds in the market. 3-in-1, True Advantage और बड़े फैंसी नामों से इनको प्रमोट किया जाता है. नॉट नीडेड. तो ये फंड्स भी हट गए. जब हम ये सारे फंड्स हटा देते हैं तो हमारे पास एक्टिव कैटेगरी में बचता है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप. बेसिकली सिमिलर. फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप आर वर्चुअली सिमिलर. मल्टी कैप में थोड़े मैक्सिमम लिमिट्स डिसाइडेड है कि मैक्सिमम 25% लार्ज कैप में लगेगा, मैक्सिमम 25%, मिनिमम एंड मैक्सिमम 25% मिड कैप में, मिनिमम मैक्सिमम 25% स्मॉल कैप, एंड रेस्ट 25% आप तीनों में से किसी में भी डाल दो. तो एवरी कैटेगरी हैज अ बेस ऑफ 25% एंड अ टॉप लिमिट ऑफ 50%. फ्लेक्सी कैप में भी यही होता है, लेकिन ये लिमिट्स नहीं है. तो नेचुरली जब मैं ऐसे देख रहा हूं तो मल्टी कैप से बेटर फ्लेक्सी कैप है. मल्टी कैप हट गया. अब हम आते हैं फोकस्ड फंड्स पे. आई रियली लाइक फोकस्ड फंड्स. कोई उसको देख सकता है, क्योंकि फोकस्ड फंड्स में देयर इज दिस लिमिट कि हम 30 स्टॉक्स के आसपास ही रहेंगे. 30 स्टॉक से यूजुअली हम ऊपर नहीं जाएंगे. एंड एज आई टोल्ड कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उसके बाद नहीं होता है. तो दिस इज अगेन अ गुड कैटेगरी. लेकिन फोकस्ड फंड्स भी, मोस्ट फोकस्ड फंड्स ऑल्सो आर फ्लेक्सी कैप फंड्स. वो एक क्रॉस कैटेगरीज करते हैं. तो यू कैन चूज अ फंड either from the focused category or flexi cap category, and in your mind you can consider कि ये दोनों कैटेगरी सेम है. बस एक में 30 से ज्यादा स्टॉक्स हो सकते हैं, एक में नहीं. आप दोनों को सिंगल कैटेगरी देख के भी स्टॉक्स को, फंड्स को फिल्टर आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, रोलिंग रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियोज, AUM, फंड मैनेजर बैकग्राउंड, सिमिलर कैटेगरीज. इसके बाद एक कैटेगरी ऑफ फंड्स है वैल्यू फंड्स. दैट फोकस ऑन कि हम ऐसी कंपनियां लेंगे विच आर ट्रेडिंग बिलो or equal to their intrinsic value. Again a category very similar to a flexi cap fund. ये बस I would say थोड़ा extra leeway मिला हुआ है AMCs को, और an excuse मिला हुआ है AMCs को कि they can launch multiple funds, उनका business चलता रहे. वरना in more or less flexi, focused and value, multi cap, ये चारों categories minor differences aside in their investment approach are very सिमिलर. वैल्यू में बस ये जो आजकल स्टार्टअप्स होते हैं 100 के PE वाले, इनको अवॉइड किया जाएगा इन मोस्ट कैटेगरीज. बहुत ओवर हाइट स्टॉक्स को हटाया जाएगा. तो अगेन अ कैटेगरी दैट आई रियली लाइक. इट्स अ गुड कैटेगरी. अनदर एक्टिव कैटेगरी दैट आई लाइक आर अ कॉम्बिनेशन, एंड इट्स कॉल्ड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स. इसमें क्या होता है, द फंड मैनेजर गेट्स अ बास्केट ऑफ 250 स्टॉक्स, 100 लार्ज कैप एंड 250 मिड कैप, एंड उसमें से ही हैज टू पिक 40-50 स्टॉक्स. सो कंसिडरेबल डिसेंट बास्केट. और इसमें स्मॉल कैप्स का रिस्क हट जाता है. स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं होता, ना के बराबर होता है. सो दिस इज अगेन अ गुड कैटेगरी जो अपने पैसे को स्मॉल कैप्स को एक्सपोज नहीं करना चाहता है. उसको लगता है फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस, वैल्यू कुछ भी लूं, मेरा पैसा स्मॉल कैप्स में भी लग रहा है, मेरा रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है, एंड लार्ज कैप इज टू सेफ फॉर मी. उसके लिए ये एक मिडिल कैटेगरी है. सो आई लाइक दीज कैटेगरीज. आप फ्लेक्सी कैप लो, मल्टी कैप लो, फोकस, वैल्यू, लार्ज एंड मिड कैप. ये 5 अच्छी कैटेगरीज हैं. ये बेसिकली इन पांचों को आप एक सिंगल कैटेगरी कंसिडर कर सकते हो, और इनके परफॉर्मेंस को बिना इनकी कैटेगरी का एडवांटेज दिए कंपेयर कर सकते हो, एंड यू कैन चूज एनी 2-3 फंड्स आउट ऑफ दीज कैटेगरीज. गॉट इट. एंड इसमें एग्जाम्पल्स कौन से हो गए, लाइक कोई 3-4 फंड्स के एग्जाम्पल दे सकते हो हर एक कैटेगरी में, या 2-3 एग्जाम्पल्स? ओके, आई मीन जैसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आई रियली लाइक पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फंड्स. आई मीन पिछले 10 साल से द काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव डन, दैट्स रियली. क्या रिटर्न्स दिए होगे? CAGR, कंपाउंडेड एनुअल. CAGR होना चाहिए, मैं बहुत क्लोजली तो ट्रैक नहीं करता, बट होना चाहिए पिछले 12 सालों में, इफ आई एम राइट, अराउंड 16-17%, if I'm not wrong. But I'm not a very data person. Okay. So please take all my numbers with a pinch of salt. Yeah. In fact, मैं ना, मेरे लिए ना फंड से ज़्यादा एक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to look at, and this is what I really like doing, is I like to analyze fund houses very deeply. कि यार
आई डोंट नीड अ फंड हाउस जिसके ना 100 फंड है। और ये जो सवाल है ना, इसमें कई बार मैंने पास्ट में ये गलती की है कि क्या हुआ है, एक फंड हाउस है जिसके 20 इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, हर कैटेगरी में एक फंड है, एंड उनके 1 या 2 फंड आर रियली गुड, और उनका 10 साल का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, 5 साल का भी अच्छा रहा है, एंड इट्स अ जेन्युइनली गुड फंड, एंड आई वुड फील कॉन्फिडेंट इन द पास्ट टॉकिंग अबाउट दैट फंड, एंड आई हैव डन दैट मिस्टेक। लेकिन आई थिंक दैट्स इनसफिशिएंट। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि हाउ इज दैट फंड हाउस इन एग्रीगेट, हाउ इज इट्स परफॉर्मेंस इन एग्रीगेट ऑफ ऑल इट्स स्कीम्स। तो कई बार ना आई एम tempted to take a name of the fund, लेकिन then I broaden my horizon and I say नहीं यार, ये फंड ना वैल्यू कैटेगरी में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इसके लार्ज कैप का क्या हाल है, मिड कैप का क्या हाल है, स्मॉल कैप का क्या हाल है, तो क्या इस फंड की लॉन्च की टाइमिंग सही हो गई थी, या हैज दिस फंड बीन रियली लकी। क्योंकि क्या होता है, ऐसा भी नहीं होता इन मोस्ट केसेस कि उसका फंड मैनेजर कोई अलग है। एक फंड मैनेजर एक फंड हाउस के मल्टीपल फंड्स मैनेज करता है यूजुअली, और उसी फंड मैनेजर के 4 फंड अच्छे नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक आज अगर कोई फंड बुरा है ना, वो अच्छा हो भी सकता है इफ द AMC दैट यू आर चूजिंग हैज अ गुड कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड। तो rather than naming funds, I feel more comfortable in naming good AMCs that I really respect. और AMC लेवल पे ना आई थिंक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बात होती भी नहीं है, सो दिस विल बी समथिंग न्यू। सो आई रियली रिस्पेक्ट AMCs लाइक ऑफ कोर्स पराग पारेख, क्वांटम, ये 2 का नाम मैंने पहले लिया था। Mirae Asset is doing a really good job, I think. जब से वो आए हैं, they've done really well. रिस्कियर कैटेगरीज में तो अगर किसी को स्मॉल कैप पे जाना है, अगर किसी को मेरी एडवाइस ना सुन के थीम्स पे भी जाना है, एंड समवन वांट्स टू टेक द रिस्क, अगर आपका ये माइंडसेट क्लियर है, देन आई थिंक एक्सिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। दे आर ट्यून्ड टू दिस। कोटक हैज डन वेल। अगर कोई सेफ्टी ओरिएंटेड जाना चाहता है तो HDFC हैज डन वेल। सो आई थिंक ये कुछ AMCs हैं who have over the past 2 decades, a decade or sometimes 3 decades, have done a very good job. Got it. On an average एक रिटेल इन्वेस्टर के पास आपके हिसाब से कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स होने चाहिए? 2-3 बहुत है। 3 that's it. उसके बाद आई डोंट सी अ यूज केस कि क्यों होना चाहिए। ओके, सो 3 एक्टिव फंड्स अगर चाहिए तो 1 इंडेक्स फंड। नहीं, मैं तो इंक्लूड करके बोल रहा था। अच्छा, 3 मिल सब मिला के बोल रहे हो आप? एक लार्ज कैप आपने कवर कर लिया इंडेक्स फंड से, एक आपने ब्रॉड मार्केट कवर कर लिया फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, जो आपको चुनना है 4-5 में से, और एक आप हीरो बनने के लिए जो एक्स्ट्रा रिस्क थ्रिल चाहते हो वो आपने एक स्मॉल कैप फंड से ले लिया। इसके अलावा अब न्यू टैक्स रिजीम आ गया है तो ELSS फंड का भी ज्यादा सेंस नहीं है। अब तो इस बार के बाद तो लगभग हर कोई न्यू टैक्स रिजीम में होने वाला है, वरना पहले एक ELSS फंड भी मैं बोला करता था। अब दैट डजंट मेक, ELSS विल एक्चुअली स्टिल मेक सेंस अगर समवन फील्स की। तो ELSS का मेन बेनिफिट ये होता था कि आपको 80C बेनिफिट्स मिलते थे ओल्ड टैक्स रिजीम में, एंड उसके बदले आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड इन रहता था। अब 80C बेनिफिट्स अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हो तो वैसे ही नहीं मिल रहे। लेकिन ELSS फंड्स आर स्टिल वेरी गुड अगर इफ यू थिंक यू लैक डिसिप्लिन और आप 3 साल तक पैसा रख ही नहीं पाते तो उसमें डाल दो, अब कुछ भी हो जाए आप निकाल ही नहीं पाओगे। सो समटाइम्स इफ यू थिंक यू लैक डिसिप्लिन, ELSS फंड्स force that discipline into you, and that could be good sometimes. So that's if you think discipline is the problem, ELSS is a good category. Returns are similar to a flexi cap fund. It's very similar to that. So assume that you are investing in a flexi cap fund with a 3-year lock-in. That's an ELSS fund. And इसमें भी any specific best ELSS fund जो आप recommend करोगे? I would go with अगर safety, अगर so इसमें okay. सो इसमें अगर आपको ये चाहिए कि यू आर लुकिंग फॉर ए सब्सटीट्यूट फॉर एन इंडेक्स फंड, लार्ज कैप इंडेक्स फंड, देन क्वांटम का टैक्स सेवर फंड इज गुड. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सब्सटीट्यूट फॉर अ फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड, देन पराग पारेख का टैक्स सेवर फंड इज गुड. गॉट इट. एंड इसमें आप बोल रहे हो कि पहले बेनिफिट था इसका 80C पे डिडक्शन मिल जाता था, एंड अभी तो आई थिंक एवरीवन विल बी न्यू टैक्स रेजिम, तो इसमें अभी इनको 80C का कोई कुछ डिडक्शन नहीं है, बट आप बोल रहे हो कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग सीख जाएंगे. 3 साल पैसा निकाल नहीं पाओगे. करेक्ट. एंड 3 साल में क्या परसेंटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न वाइज? ऑन एन एवरेज मार्केट इज गिवन लास्ट 40 सालों में रिटर्न 14 to 15%. आई थिंक वही एक्सपेक्ट करना चाहिए. 3 साल में कुछ भी हो सकता है, इट्स अ लेसर पीरियड, बट इन जनरल
14-15%. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.